किडनी में स्टोन होने की बहुत सारी वजहें होती हैं। तो इनिशियली आज से हम 15 साल या 20 साल पहले जो देखते थे, वो एज ग्रुप जो था वो डिफरेंट था और आज का एज ग्रुप जो पेशेंट्स का है, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है। देयर हैज़ बीन शिफ्ट एक पूरा 15 से 20 साल का शिफ्ट हुआ है इन द एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं। पहले क्या होता था किडनी स्टोन्स जनरली 40-45 के बाद होते थे। आज हम बहुत सारे यंगर पेशेंट्स देखते हैं जिनकी उम्र काफ़ी कम है और उनमें भी किडनी स्टोन्स बन गए। किडनी स्टोन बहुत छोटे जिसको हम बोलते हैं कि सैंड के साइज़ के भी हो सकते हैं और बहुत बड़े-बड़े स्टोन भी मैंने देखे हैं। वो किडनी या यूरिनरी ब्लैडर या किडनी की जो पाइप होती है, वो यूरेटर में कहीं पे भी हो सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं बताऊँ कि किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं, तो सबसे मेन वजह जो होती है कि हम लोगों का जो वाटर इनटेक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किडनी स्टोन्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ जो होती है, आजकल जो मैंने बताया कि एक पूरा डिकेड शिफ्ट हुआ है एज ग्रुप पॉपुलेशन में, जिनमें किडनी स्टोन्स हमें देखने को मिल रहा है। द रीज़न ये है इसमें जिसमें हम मेनली जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाने में ले रहे हैं या जो हमारी हैबिट बन गई है फूड हैबिट उसकी वजह से। सो आजकल बहुत सारे जंक फूड जिसमें काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है जैसे फ्राइज़ हैं या ओवर द काउंटर फूड्स जो हम कहते हैं या जो पैकेटेड चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ आजकल एडल्ट्रेशन हर जगहों पे है, चाहे वो हम सब्ज़ी लें, चाहे वो हम नॉन-वेज खाएँ या चाहे हम वो बाकी चीज़ें लें। दूसरी चीज़ जो प्रोसेस्ड डाइट होती है जिसको हम बोलते हैं कि रेडी टू कुक मील तो वो एक बहुत बड़ी वजह बन गई है रेडी टू कुक मील जो चीज़ें होती हैं, जो मार्केट में प्री पैक्ड आती हैं अ, उनकी वजह से काफ़ी स्टोन्स बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो अबाउट 60% ऑफ ऑल द स्टोन जो किडनी में या किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट में बनते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनने की वजह मेनली ये होती है कि हम ऑक्सलेट जो स्टोन कॉम्पोजिशन है, वो हम फूड में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि 90% ऑफ ऑल द ऑक्सलेट जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, वो हमें फूड से बन रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हम बहुत सारी जो ऑक्सलेट रिच डाइट होती है, वो बहुत लेते हैं। खासकर अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, तो उसमें चॉकलेट, ग्रीन टी, आइस टी, ये जितने भी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं या नॉन कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं। दूसरी चीज़ें जैसे कुछ फलों या सब्जियों में ऑक्सलेट बहुत होता है। खासकर जैसे पालक है, टमाटर है या बीटरूट है, इनमें ऑक्सलेट्स बहुत होते हैं। इसकी वजह से हम जनरली या कुछ लोगों को आदत होती है, सैलेड ले रहे हैं तो उसमें टमाटर बहुत ले रहे हैं या उसके ऊपर स्प्रिंकल करके सॉल्ट ले रहे हैं, इस वजहों से स्टोन बनने की। दूसरी एक और वजह जो काफ़ी कम पॉपुलेशन में देखी गई है, वो है एक फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी रीज़न्स, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टोन्स बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं रेडियोलुसेंट स्टोन्स और इनमें कुछ स्टोन्स होते हैं जैसे सिस्टीन्स स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स भी होते हैं। ये दूसरी चीज़ जो हम मेडिकेशन ले रहे होते हैं, बहुत सारे ओल्ड पेशेंट्स होते हैं या मिड एज ग्रुप पॉपुलेशन होती है, उसमें कुछ पेशेंट्स डायबिटीज़ की दवा ले रहे होते हैं या हाइपरटेंशन की दवा ले रहे होते हैं, उससे भी स्टोन बनते हैं। कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए रेगुलरली कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिसको हम स्टूल सॉफ्टनर्स कहते हैं, उससे भी स्टोन्स बनते हैं। तो द मेन रीज़न जिससे स्टोन बनते हैं, वो बेसिकली हमारा पानी कम लेना होता है। जो मैक्सिमम स्टोन्स जो हम डायग्नोज़ करते हैं, वो पेशेंट बेसिकली दर्द के साथ आता है। तो ये टिपिकली दर्द क्यों होता है स्टोन के पेशेंट्स में और क्या सारे स्टोन्स में दर्द होता है? तो जवाब ये है कि सारे स्टोन्स में दर्द नहीं होता। जो भी स्टोन्स में दर्द होता है वो 2 वजहों से होता है। पहली वजह होती है या मान के चलें तो वो 3 वजहों से होता है। पहला, स्टोन इस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में जिसको हम बोलते हैं किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर या उसके नीचे वाली पाइप यूरेथ्रा। इसमें अगर कहीं भी किडनी स्टोन्स या किडनी जो स्टोन्स हैं वो चाहे वो जितने भी साइज़ के हैं वो मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टोन होते हैं। दूसरी जो वजह होती है कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसकी वजह से यूरिन तो हमेशा बन रहा है, एवरी मिनट बन रहा है। उसकी वजह से अगर यूरिन के पैसेज में कहीं पे भी रुकावट होगा, तो यूरिन इकट्ठा होने लगेगा यूरिनरी ट्रैक्ट में और उसकी वजह से एक प्रेशर पड़ेगा किडनी में। तीसरी वजह जो होती है, वो अगर किसी भी साइज़ ऑफ द स्टोन से मतलब नहीं है। अगर वो किडनी स्टोन इन्फेक्शन के साथ हो,
तो इन्फेक्शन की वजह से भी पेन हो सकता है। तीसरी वजह ये है कि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो यूरिनरी पाइप में आके अटक जाते हैं, उसकी वजह से मे बी बिकॉज़ ऑफ इन्फेक्शन या कुछ किडनी में जो सूजन हो जाती है, उसकी वजह से, चूँकि यूरिन एक गुड कल्चर मीडिया है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगा और उसकी वजह से कभी-कभी पेशाब में खून भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेनली बेसिकली 80 टू 90% ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली पेन के साथ आते हैं और कुछ उनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, मे बी आप मान के चलो कि 20 से 25% ऑफ पेशेंट्स इससे आते हैं कि उनको फीवर हो रहा है, पेशाब में कोई जलन हो रही है या पेशाब में कभी-कभी खून भी आ जाता है, खासकर यंगर पॉपुलेशन में। और या तो उनकी कोई पुरानी हिस्ट्री होगी कि उन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे स्टोन्स यूरिन में पास किए। तो ये मेन जो सिम्पटम्स होते हैं, जो अलामत होते हैं स्टोन्स के। और साइज़ ऑफ द स्टोन्स, बहुत बड़े स्टोन्स भी कभी पेन नहीं करते, क्योंकि वो मूव नहीं करते या मेनली उनके सिम्पटम्स तब आते हैं जब किडनी पूरी तरह से खराब होने लगे। तो ऐसे जो स्टोन्स होते हैं, जो बहुत बड़े वाले साइज़ के स्टोन्स होते हैं और स्टोन बनना, चूँकि इट्स नॉट ए मैटर ऑफ कि 24 घंटे में बन गया, वो काफ़ी लंबे समय तक बन रहा होगा। लेकिन कभी-कभी वो स्टोन्स ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे मूव नहीं करते और हमें पता चलता है जब उनका साइज़ काफ़ी बढ़ गया होता है और किडनी ऑलरेडी डैमेज हो गई होती है। तो ऐसे स्टोन्स जनरली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं 5 टू 10% ऑफ द पेशेंट्स में जो हमारे पास आते हैं। और इनके बारे में हमें, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इनके बारे में काफ़ी उस हद तक पता चलता है कि पहले से ही किडनी डैमेज हो गई हो। इसकी जाँचें शुरू होती हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, हमें पहले ये देखना होता है कि किडनी कितना काम कर रही है, तो जिसके लिए हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। इसमें ब्लड यूरिया, क्रेाटिनिन या यूरिन पैरामीटर्स देखते हैं कि यूरिन में कोई पस सेल्स तो नहीं है, यूरिक एसिड का कॉन्संट्रेशन कितना है। बेसिक स्क्रीनिंग एक अल्ट्रासाउंड होता है। अगर पेशेंट बिल्कुल ही इमरजेंसी में आया और दर्द हो रहा है उसे, तो हम जनरली उसका दर्द का इलाज करके इमीडिएटली उस सिनेरियो में द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है, वो हमारे पास नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी होती है। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी, जिसको प्लेन सीटी स्कैन भी कहते हैं, और एनसीसीटी के यूबी मतलब किडनी यूरिनरी एंड ब्लैडर रीजन कहते हैं। तो माय प्रेफरेंस इंडिविजुअल इज वी शुड गो फॉर प्लेन सीटी स्कैन। और अगर हमें लगता है कि इसकी वजह से या स्टोन की वजह से कुछ और चेंजेस किडनी में या यूरिनरी ट्रैक में हुए हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग कॉन्ट्रास्ट सीटी भी कराते हैं। कॉन्ट्रास्ट सीटी कराने की 2 मेन वजहें हैं कि अगर हमें लगता है कि ये पेशेंट्स को स्टोन काफ़ी बड़ा हो गया है या कहीं पे रुकावट क्रिएट कर रहा है या उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और हमें इस स्टोन को ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा, तो उसमें हम जनरली नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी के साथ कॉन्ट्रास्ट सीटी भी कराते हैं। उसका जो इलाज होता है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स, इंडिविजुअल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो हम लेते हैं इन एनी पेशेंट जो सिम्प्टोमेटिक हो और नॉन सिम्प्टोमेटिक, अगर वो दर्द के साथ आया है या कोई भी हमारे पास सिम्पटम्स लेके आया है, तो सबसे पहले हमें असर्टेन करना पड़ता है कि किडनी या यूरेटर या नीचे वाले हिस्से में, किडनी के नीचे वाले पाइप वाले हिस्से में कहाँ पे स्टोन है, कितने बड़े स्टोन्स हैं, यानी टोटल स्टोन बर्डन कितना है। उसके हिसाब से प्लस पेशेंट की और कोमॉर्बिडिटी कैसे है, पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, पेशेंट कुछ मेडिसिन ले रहा है, जिसकी वजह से उसके कोआगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज है। जैसे कुछ कार्डियक पेशेंट्स होते हैं जो खून पतला करने की दवाइयाँ लेते हैं, जिसमें खून पतला करने की लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस फिर हमें रखने पड़ते हैं। आज से 15-20 साल पहले जो सारी इलाज हो रही थी या जो भी सर्जरी हो रही थी, वो ओपन सर्जरी थी। आज के टाइम में 90% ऑफ द स्टोन्स जो होते हैं हमारे, वो हम जो मैनेज करते हैं इंडोस्कोपिक सर्जरी। इंडोस्कोपिक सर्जरी मतलब दूरबीन की सर्जरी जो आपके नॉर्मल पैसेज, यूरिन पैसेज के थ्रू होती है। तो अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूँ कि किस तरह की सर्जरी होती है, जिसमें हम कहते हैं यूआरएसएल, यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी, आरआईआरएस जो एक बहुत ही मतलब 15-20 साल में आया है। दूसरी तरफ पीसीएनएल, पीसीएनएल के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, जिनको डिपेंडिंग अपॉन के कितना बड़ा स्टोन है, क्या साइज़ ऑफ द स्टोन है, किस किडनी के किस हिस्से में है। और 4th ऑप्शंस जो होते हैं वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी लास्ट रिसॉर्ट होती है, जिसमें हम दूरबीन, पेट में दूरबीन डाल के वैसे स्टोन्स को, जिसमें एंडोस्कोपिक सर्जरी है पॉसिबल नहीं है या स्टोन बर्डन बहुत ज़्यादा है या एब्नॉर्मल एनाटॉमी है, तो हम उसको लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरी भी कहते हैं।
तो बेसिकली एंडोस्कोपिक सर्जरी आज के टाइम में स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, और इसमें इसको हम बोलते हैं विदाउट इंसिजन्स या कटलेस सर्जरी, देयर इज नो इंसिजन एंड नो स्टिचेस। सो जनरली हम थ्रू द नॉर्मल यूरिनरी पैसेज जाते हैं। हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं लेजर टेक्नोलॉजी। तो स्टोन ब्रेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेजर्स हैं, जिनसे हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विदाउट डूइंग एनी डैमेज टू द किडनी और द पाइप, हम उस चीज को, स्टोन को तोड़ करके और उसको निकाल सकते हैं। और इस इंडोस्कोपिकली सर्जरी जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक तरह की मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। तो उसमें पेशेंट की रिकवरी और चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस काफी कम हो जाते हैं। एंड विथ इसके साथ जो दर्द है या नंबर ऑफ डेज हैं जो उन्हें हॉस्पिटल में रहना चाहिए उनको या रहना पड़ता है, या इन्फेक्शन के चांसेस हैं, वो काफी कम हो जाते हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंडोस्कोपिक सर्जरी की, नाउ दिस हैज बिकम ए स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो पहले क्या होता था, पेशेंट हमारे पास आते थे कि उनके दो बहुत बड़े बड़े पेट में चीरे लगे हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं इंसिजन्स लगे हुए हैं। तो जब हम पूछते थे तो बोलते थे कि कुछ ऐसे सेंटर्स जहाँ पे इंडोस्कोपिक सर्जरी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे वो ओपन सर्जरी करके निकालते हैं। लेकिन आज के टाइम में मैंने रिसेंट हिस्ट्री या रिसेंट पास्ट में मुझे ओपन सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी जगह पे हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। दो एहतियात बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हैं। पहला एहतियात जो एहतियात मैं बोलता हूँ, वो सर्जरी से रिलेटेड है। जिसकी अभी सर्जरी हुई है उनको सर्जरी से रिलेटेड क्या एहतियात बने, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो इंडोस्कोपिक सर्जरी हो रही है किडनी स्टोन्स के लिए, उसमें हॉस्पिटल स्टे जनरली 24 घंटे का ही होता है, और अगले दिन हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद हम उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ पेन किलर्स ऐड करते हैं, जो अमूमन 5 से 6 दिन हम चलाते हैं। उसके बाद हम मोस्ट ऑफ द स्टोन का 100% ऑफ जो स्टोन जिनमें हम सर्जरी कर रहे हैं, उनकी स्टोन की हम सैंपल लेते हैं और उसको एनालिसिस के लिए भेजते हैं कि वो किस कैटेगरी का स्टोन है, किस टाइप का उसका कॉम्पोजिशन। ये तो ऑपरेशन के एतबार से जो एहतियात हम बरतने के लिए कहते हैं। दूसरी एहतियात जो हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आगे, क्योंकि 50% ऑफ जो पेशेंट्स जो जिनमें स्टोन एक बार बन गया, उनमें अगले 5 साल में 50% ऑफ पेशेंट्स में स्टोन बनेगा ही बनेगा। अब उसको हम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसमें आगे स्टोन ना बने या फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो, या खासकर उन मरीजों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, मतलब पिताजी को भी था, उनके अम्मी को भी था, उनके भाइयों को भी है स्टोन। तो ऐसे कंडीशंस में हम देखना चाहते हैं कि वो स्टोन कॉम्पोजिशन क्या है, और उसके एतबार से हम उनमें मेडिसिन हैं या खाने में क्या परहेज करना है, वो इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं उनसे। और अगर कोई भी चीज उनमें सरप्लस हो रही है जो वो खा रहे हैं और जिसकी वजह से ऐसे स्टोन बन सकते हैं, उसकी मनाही करते हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे बहुत सारे दवाएं दे सकते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं आपके खाने पे, लेकिन अगर पानी का इंटेक कम है, तो वो चाहे भी छोटे भी क्रिस्टल्स बनेंगे, वो क्रिस्टलाइज होंगे और वो स्टोन का शेप लेंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के वाटर इंटेक कितना होना चाहिए। हमसे मरीज पूछते हैं कि मैं तो 5 लीटर पानी पी रहा हूँ, 10 लीटर पानी पी रहा हूँ, 15 लीटर पानी पी रहा हूँ। कुछ ऐसे भी मरीज आते हैं, बोले मैं तो अपने साथ बॉटल रखता हूँ और मैं दिन भर के 24 घंटे के 7-8 लीटर पानी पी रहा हूँ। तो मेरा जो जवाब होता है ऐसी कंडीशंस में कि एडिक्वेट वाटर इनटेक क्या होना चाहिए। तो एडिक्वेट वाटर इनटेक डिपेंड करता है, क्योंकि हम कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे सर्दियां हो रही हैं, जो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे गर्मी हो रही है। तो गर्मी के मौसम में तो हमें इनसेंसिबल वाटर लॉस भी होता है। तो एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है जिसको मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ कंसिडर करने के लिए, वो होता है कि यूरिन का आपके कलर कैसा है। तो अगर उसके हिसाब से हम पानी को, अपने पानी के अमाउंट को एडजस्ट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यूरिन का कलर आइडियल कैसा होना चाहिए, तो टैप वाटर की तरह होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यूरिन का कलर थोड़ा सा पीला है, तो आप 2-3 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पी लें, और जैसे ही आप पानी पिएंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका यूरिन कलर नॉर्मल हो जाएगा। जो टॉप टैप वाटर के एक लेमन लैंग्वेज में अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ। बहुत ज्यादा गाढ़ा है, आपने पानी नहीं, जैसे हम लोग रोजा रखते हैं, तो रोजा रखते हैं तो अगर उस बीच में हमें यूरिन आता है, तो आप देखते होंगे कि बिल्कुल थोड़े से गाढ़े कलर का आता है, डार्क येलो। तो ऐसे कंडीशंस में, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने या भगवान ने या गॉड ने कुछ इस तरह मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जिससे क्या होता है
कि किडनी खुद ब खुद एडजस्ट करती है, और जब उसके पास पानी की कमी होती है तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर निकालती है, और कंसंट्रेटेड यूरिन मतलब जिसमें डाइल्यूशन क्रिस्टल्स का कम हो, तो ऐसे कंडीशंस में क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वाटर इनटेक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें पैरामीटर्स होता है कि आगे पेशेंट स्टोन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और कितना वाटर इनटेक, बिकॉज अगर आप 10 लीटर पानी पियेंगे तो रोजाना और हर आधे घंटे पे आप यूरिन पास करने जाएंगे, विच इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। गुर्दे के या किडनी के स्टोन से बचने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, तो वो अपना एक हेल्दी रूटीन लाइफ स्टाइल करना है। पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैं कहता हूँ, वाटर इनटेक, जैसे मैंने आपको बताया है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपके लिए, आपके बॉडी के लिए एडिक्वेट है। एक 70 साल की उम्र के बुजुर्ग के लिए और एक 15 साल के बच्चे के लिए वाटर इनटेक अलग अलग होता है, तो हम जनरलाइज उसको नहीं कर सकते कि 3 लीटर पानी पियो, 5 लीटर पानी पियो, या किसी मोटे आदमी के लिए जिनका वजन काफी है उनके लिए पानी की क्वांटिटी कितनी होगी। तो मैंने आपको एक पैरामीटर दे दिया जिसमें यूरिन का कलर बहुत इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको लगता है, अमूमन हमें ये बताना चाहिए कि मिनिमम जो होता है वो 1.5 से 2 लीटर एडिक्वेट होता है, ठीक है? लेकिन अगर उससे सरप्लस है, जैसे गर्मी के मौसम में है, आप इनसेंसिबल स्वेटिंग हो रही है, आपको नहीं पता कि वाटर लॉस कितना हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो यूरिन का कलर है, ठीक है? तो उसके कलर के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपका गाढ़े पीले रंग का हो रहा है या बिल्कुल ही लाइट येलो हो रहा है, तो आप 2-3 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पी लें, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में किडनी खुद ब खुद एक कॉन्सन्ट्रेटेड यूरिन निकालती। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फूड हैबिट। जंक फूड को कम रखना है। आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप यू कैन नॉट से कि मैं आज से टमाटर नहीं खाऊँगा, मैं आज से चुकंदर नहीं खाऊँगा, मैं आज से पालक नहीं खाऊँगा। आप खा सकते हो, लेकिन अंडर मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड वे में। उसी तरह रेड मीट से भी स्टोन्स बनते हैं, उसी तरह चॉकलेट से भी स्टोन्स बनते हैं, उसी तरह आइस टी से भी स्टोन्स बनते हैं, उससे ग्रीन टी से भी स्टोन्स बनते हैं, उसी तरह आप कॉफी कितना इंटेक करते हो उससे भी स्टोन्स बनते हैं, उसी तरह आपके डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे भी स्टोन्स बनते हैं। सो जितने भी आप खाने की चीजें हैं जिनको आप खा रहे हो रोजाना, सबसे स्टोन्स बनेंगे। लेकिन अगर उनको आप लिमिटेड क्वांटिटी में या रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में आप लोगे, तो ऐसे कंडीशंस में स्टोन बनने काफी, इट्स अ गुड प्रिवेंटिव टेक्निक। नाउ अगर उन पेशेंट्स में जिनमें पहले स्टोन्स बन चुके हैं, जैसे मैंने बताया कि 50% उन पेशेंट्स में जिनमें पुरानी हिस्ट्री है स्टोन बनने की, उनको हम देखना होता है कि स्टोन का कॉम्पोजिशन किस तरह से है। उसी हिसाब से हम कुछ मेडिसिन देते हैं। जैसे किसी को आंतों की दिक्कत है, तो या कोई पहले से ही मेडिकेशन ले रहा है ब्लड प्रेशर के लिए, या खासकर जो पुराने मेडिसिन होते थे जिनको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते थे, या एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन कहते थे, या एंटी एसिड्स बहुत लेते हैं लोग, गैस बनने की दवा बहुत लेते हैं, या कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ सिरप्स लेते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में उनसे भी स्टोन्स बनते हैं। तो उन दवाओं का सेवन कम करना है, या उनके डोज को एडजस्ट करना है, या उसको रिप्लेस करना है, वो एक यूरोलॉजिस्ट या हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना चाहिए। और अपने यूरोलॉजिस्ट को हमेशा बताना चाहिए कि ये मेडिकेशंस इन इन बीमारियों के लिए ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से वो उनके डोज एडजस्ट करेगा। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो कहते हैं कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मैं बियर अगर पीऊंगा या अल्कोहल लूंगा तो स्टोन्स, छोटे स्टोन्स निकल जाएंगे खुद ब खुद। तो मैं उनको बता दूं कि लंबे समय तक अल्कोहलिक कोई भी बेवरेज पीने से, कोई भी किसी भी चीज का सेवन करने से उनमें स्टोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खासकर बियर में बहुत ज्यादा ऑक्जेलेट होता है। तो ऐसे कंडीशन जो ये सोच के पी रहे हैं कि मेरा स्टोन बाहर निकल जाएगा, तो उसमें रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज अ मिथ जो लोग नहीं समझते। और जब मैं उनको बोलता हूँ तो बोलते हैं कि हैरानी हो रही है, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप बियर पियो या अल्कोहल पियो तो उससे स्टोन्स निकल जाएंगे, लेकिन ऐसे कंडीशंस में स्टोन्स और बढ़ने लगते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक उसका सेवन करते हैं।